Yes, everyone, write down म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन हम कर रहे थे बेटा। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है और म्यूचुअल इंडक्शन कॉफिशिएंट क्या होता है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है हर्षिता, ये भी कर लिया था हमने, है ना। डेफिनेशन डायग्राम कर ली थी। और ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, थोड़ा सा, ताकि ये लोग समझ जाएं। तो म्यूचुअल इंडक्शन हम बेटा कर रहे थे। सेल्फ इंडक्शन हम कर चुके हैं। सेल्फ इंडक्शन कॉफिशिएंट मौर्य एल से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। म्यूचुअल इंडक्शन कॉफिशिएंट एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। म्यूचुअल इंडक्शन का क्या मतलब है, हमारे पास इस तरह से एक कॉइल है। इस कॉइल को मैंने एक डीसी सेल लगाया हुआ है कॉइल में। सेल तो डीसी है, डीसी सोर्स लगाया हुआ है कहने का मतलब। और इसके साथ हमारे एक और कॉइल पड़ी हुई है। वैसे इन दोनों कॉइल्स को प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स बोला जाएगा आगे आने वाले टाइम में। प्राइमरी कॉइल जिसमें जनरली सेल लगा होता है, सेकेंडरी कॉइल जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा होता है। या इनपुट जो हम देते हैं वो प्राइमरी में देते हैं, आउटपुट हम कहां पे देखते हैं, सेकेंडरी कॉइल में देखते हैं। ये आगे आएगा, अभी नहीं, जस्ट आपको बता रहा हूं। तो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है बच्चों, जब आप सर्किट कंप्लीट करते हैं, जब आप सर्किट कंप्लीट करते हैं तो करंट इस कॉइल में विल स्टार्ट ग्रोइंग फ्रॉम जीरो वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू। इसकी डिटेल अगर आपने देखनी है तो पिछला लेक्चर जो है वो आपको देखना पड़ेगा। मैं ये क्या बोल रहा हूं, करंट इज गोइंग फ्रॉम इट्स जीरो वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू। In the time in which current is going from its zero value to maximum value, basically current is changing. अगर करंट चेंज कर रहा है तो इस करंट के साथ लिंक है मैग्नेटिक फील्ड, जो कि अगर इस कॉइल में से मान लो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, इट्स जस्ट लाइक अ सोलिनॉइड। सोलिनॉइड के अंदर मौर्य मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, mu naught Ni. If your current is changing, your magnetic field is also changing. When this changing magnetic field will pass through the coil placed close to this coil, in this coil magnetic field is changing. It is passing through this coil and the magnetic flux, magnetic field की बजाय क्या बोलना चाहिए, magnetic flux linked with this coil will also change. And we know whenever there is a change in magnetic flux linked with any coil, उस coil में क्या आ जाती है, induced EMF आ जाती है। तो जो induced EMF इसमें आएगी मौर्य, because of the current changing in the coil number 1, जो magnetic flux change 2 में आ रहा है उसके कारण जो 2 में induced EMF आ रही है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोला जाता है, म्यूचुअल इंडक्शन। अब जिन्होंने सेल्फ इंडक्शन पढ़ी हुई है वो थोड़ा ध्यान दे मेरी बात पे। हर्षिता कल मैंने ये बताया था बेटा कि जब हम कॉइल को ऑन करते हैं तो इस कॉइल में करंट जीरो टू मैक्सिमम जा रहा है, इस कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो टू मैक्सिमम जा रहा है, मतलब चेंज हो रहा है इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड। तो इस कॉइल में सेल्फ इंडक्शन आती है। अगर अकेली कॉइल देखी जाए तो यहां पे भी आएगी सेल्फ इंडक्शन, इस कॉइल में भी आएगी जब आप 0 to 1, वो वाला प्रोसेस तो आएगा ही आएगा इस कॉइल में। पर अभी सिर्फ हम क्या देख रहे हैं बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन का इफेक्ट देख रहे हैं, सेल्फ की बात अभी नहीं कर रहे। अगर आपके दिमाग में ये आ रही है बात कि सर आप जब इसको करंट ऑन करेंगे आप इसकी बात करी जा रहे हैं कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रही है, इसमें इंड्यूस्ड करंट आ रहा है, तो इसमें भी तो आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, बिल्कुल आएगा। यस आएगा बेटा। पर हम क्या कर रहे हैं अभी, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर म्यूचुअल इंडक्शन का इफेक्ट स्टडी करना होता है, सेल्फ इंडक्शन को इतना ज्यादा लिया नहीं जाता कंसिडर, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी देर आएगा। इसमें हमने क्या कर दिया, देखो विद द हेल्प ऑफ दिस कॉइल हमने इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस कर दी, ईएमएफ प्रोड्यूस कर दी, करंट पास कर दिया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गई।
अगर आप इस सर्किट को देखें, इस सर्किट में करंट आएगा, इस सर्किट में ईएमएफ आएगी तभी तो गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्शन शो करेगा। देखो इसमें कोई सेल नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इस सर्किट में क्या प्रोड्यूस कर दिया है, ईएमएफ प्रोड्यूस कर दिया, करंट प्रोड्यूस कर दिया। तो ये बात को थोड़ा सा समझने वाली बात। कल मैंने सेल्फ इंडक्शन को एक नाम और दिया था, क्या था वो नाम? सेल्फ इंडक्शन का मैंने एक नाम और दिया था। उस सेल्फ इंडक्शन का नाम क्या था? उसका नाम था इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम था? इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मोशन में जब आप रेस्ट पे होते हैं तो इनर्शिया क्या करता है? आपको रेस्ट पे लाने की कोशिश करता है, रेस्ट पे रहो आप, ठीक है। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर such that if matter wants to change its state, inertia will say no, I will not make you change your state, मैं रोकूंगा आपको। तभी आप क्या करते हैं, जब आप किसी गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी एकदम से चल पड़े, आप पीछे को जाते हैं, और चलती हुई गाड़ी एकदम से ब्रेक लगा दे तो आप कहाँ जाते हैं? आगे को जाते हैं। जब गाड़ी रास्ता लेती है, मतलब डायरेक्शन चेंज करती है, तो आप इस तरफ जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इनर्शिया के कारण। इनर्शिया इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है मैटर की। यहां इनर्शिया किसको बोला गया है? सेल्फ इंडक्शन को, म्यूचुअल को नहीं। किसको नाम दिया गया है? सेल्फ इंडक्शन। अपने अंदर ही पैदा होती है, इस कॉइल के अंदर जो है ला रहा था। चलो अब हमने क्या करना है, हमने म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में कल थोड़ा सा पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फ्लक्स चेंज्ड इन द कॉइल 2 ड्यू टू करंट इन 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन 1। फ्लक्स किसमें चेंज हुई बेटा? 2 में। किसके कारण? 1 के कारण। और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? करंट इन 1 के। तो हम यहां पे ऐसे लिख देंगे phi21 इज इक्वल टू M21 इंटू I1। आपकी बुक में phi इज इक्वल टू M इंटू I लिखा हुआ है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। उन्होंने लाइनों में लिख दिया कि फ्लक्स किस में चेंज देख रहे हैं हम? सेकेंड कॉइल में चेंज देख रहे हैं। I करंट उन्होंने फर्स्ट कॉइल में से पास किया था, तो phi इज प्रोपोर्शनल टू I कर दिया, phi इज इक्वल टू Mi कर दिया, ठीक है। मैं इस तरह से करवाता हूं M21 से। तो M क्या है बेटा? ये वाला M और ये वाला M क्या है? दिस इज म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट। फिर हमने क्या पढ़ा था कल? हमने एक्सप्रेशन ऑफ ईएमएफ कैलकुलेट कर लिया था। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। कौन सी लेंगे हम? फ्लक्स चेंज इन 2 ड्यू टू 1। ये क्या आई है? ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन 2 ड्यू टू करंट चेंज इन 1। पूरी लाइन मेरी जो है वो आपने लिखनी है ध्यान से। ईएमएफ किसमें प्रोड्यूस हो रही है? दूसरे में। करंट चेंज किसमें हो रहा है? पहले में। तो इसको इस तरह से लिखते हैं E21 विल बी इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी। फाई की वैल्यू हमने अभी पढ़ी है, M21 इंटू I1 कर देंगे, माइनस M21 बाहर आ गया, डी बाई डी टी ऑफ I1। यहां से E21 की वैल्यू भी हम कल कर चुके थे। ये सारी चीजें हम कल पढ़ चुके थे बेटा, डिटेल में इनकी डेफिनेशन पढ़ चुके थे। क्या होता है M21 को हमने 2 बार डिफाइन किया था M21 में, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन भी कर लेते हैं। एक ही बार किया था? इसका इसीलिए नहीं किया कि मैंने कहा था उसके साथ ही मैच करता है। हाँ जी, तो यहां से अगर म्यूचुअल इंडक्शन निकालनी है तो म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट विल बी फ्लक्स चेंज इन 2 ड्यू टू 1 इफ करंट इन द फर्स्ट कॉइल इज 1 एम्पियर। ये था। सेकंड क्या था? सेकंड अगर यहां से म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ना है तो म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट विल बी इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकंड कॉइल इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द फर्स्ट कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, ये दोनों चीजें आपने डिफाइन करनी है और लिख लेनी है। ये पेपर में आ सकती है एक एक नंबर। 1 हेनरी भी आ सकता है, इसके भी यूनिट किसके होंगे? 1 हेनरी के होंगे। व्हाट इज 1 हेनरी? 1 हेनरी कैसे डिफाइन करोगे? अगर इसको 1 हेनरी आ जाए आपको डिफाइन करना, 1 हेनरी विल बी 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पियर पर सेकेंड। अब कैसे बोलोगे? द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन 2 कॉइल इज इक्वल टू 1 हेनरी इफ ऑन चेंजिंग in the first coil, on changing current 1 ampere per second, the induced EMF developed in the second coil is 1 volt.
अगर आप इसमें 1 एम्पियर पर सेकेंड का करंट चेंज करते हैं और इस कॉइल में 1 वोल्ट आ जाता है, तो बच्चों हम कहेंगे इन दोनों कॉइल की म्यूचुअल इंडक्शंस कितनी है? 1 हेनरी है। ठीक है, ये बातें सारी हमने कर ली थी। ओके, आज मैं आप लोगों के साथ 5, 3 दोनों मार्क्स में आ जाता है ये क्वेश्चन। लिखो, राइट डाउन म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग सॉलिनॉइड। म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग सॉलिनॉइड। Mutual induction of two long solenoid. टॉपिक का नाम है म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू सॉलिनॉइड्स। अब मैंने एक बात और भी आपको बतानी है, पता नहीं आपको ये बात समझ आएगी कि नहीं आएगी, पर मेरे को आपको बताना जरूरी है। बताऊं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के साथ थोड़ी देर पहले नहीं, मतलब कल किया था हम लोगों ने। कल हमने एक इस तरह से सॉलिनॉइड बनाया था। इसका एक और नाम भी मैंने आपको बताया है। सॉलिनॉइड का दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है इसका? इंडक्टर। सॉलिनॉइड का दूसरा नाम क्या है? इंडक्टर। अगर मैं आपसे पूछूं इंडक्टर में क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे सर जब आप इंडक्टर में करंट ऑन करते हैं ना, तो करंट जिस टाइम पे ग्रो करना स्टार्ट करता है, आई इज गोइंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, उस टाइम पे कुछ इसमें आ जाता है एल। कौन आ जाता है? सेल्फ इंडक्शन आ जाती है, एल आ जाती है, जो करंट को बढ़ने नहीं देती। मेरी लाइनों पे ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं। करंट को क्या करने नहीं देती? बढ़ने नहीं देती। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछूंगा कि एक किसका बना हुआ है ये सॉलिनॉइड? वायर का। किसका बना हुआ है? वायर का बना हुआ है। वायर भी तो करंट को कम करती है। क्या चीज कम करती है वायर में करंट को? रेजिस्टेंस कम करती है वायर में करंट को। कि तुमने यहां पे दो चीजें, तुम एक्चुअली इस वायर में दो ऐसी चीजें हैं, एक तो इस वायर की रेजिस्टेंस है और एक इस वायर की इंडक्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या काम करती है? रेजिस्टेंस करंट को बढ़ने नहीं देती, मतलब कम करने की कोशिश करती है। जितना सर्किट में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? उसमें कम हो जाएगी। और इंडक्टेंस क्या करती है? इंडक्टेंस करंट को बढ़ने नहीं देती, रोकती है करंट को। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज रेजिस्टेंस इन अ वायर? अगर कच्ची पक्की सी डेफिनेशन करिए, रेजिस्टेंस इज रेजिस्ट टू द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस क्या है? बोलो। रेजिस्टेंस इज द रेजिस्ट टू द फ्लो ऑफ करंट। और ये इंडक्टेंस क्या कर रही है यहां पे? ये भी तो रोक रही है करंट को कि भाई बढ़ मत। तो इन दोनों में फर्क क्या है? हाँ जी, थोड़ी देर आप सोचो, 1 मिनट लो, 1 मिनट लो, जल्दबाजी ना करो। हाँ जी, कोई बताना चाहेगा इन दोनों में क्या फर्क लग रहा है आप लोगों को? हाँ, मेरे में और इसमें दो चीजें यही हुई। रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में पूछ रहा हूं। रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में क्या फर्क लग रहा है आप लोग? चलो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं।
इंडक्टेंस तभी नहीं स्वाद आता ना, आप पढ़ के नहीं आए, जब पढ़ के नहीं आओगे फिर दिक्कत आती है, मजा नहीं आता पढ़ाने का। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, मैं सोचता हूँ पूछूं, फिर सोचता हूँ पढ़ के नहीं आए हैं, क्या करूं। वहां नुकसान होता है, पढ़ के आया करो थोड़ा सा, ठीक है। चलो देखो अब हर्षिता, ये कब तक होती है? हाँ, जब करंट अपनी जीरो से मैक्सिमम वैल्यू पे आ गया मौर्या, मैक्सिमम पहुंच गया वो, क्या अब करंट उसके बाद चेंज करेगा? मैक्सिमम आ गया, वो पहुंच गया मैक्सिमम वैल्यू, उसके बाद तो मैक्सिमम ही फ्लो करेगा ना, डीसी करंट देता है ये, करंट चेंज नहीं करता। तो जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू जब आ गई करंट की, तो अब करंट अब मैक्सिमम पहुंच चुका है, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम पहुंच चुका है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज, तो फ्लक्स खत्म हो गई चेंजिंग, इंड्यूस्ड ईएमएफ आनी खत्म हो गई, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट चले गए। और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो सदा ही रहती है, रेजिस्टेंस क्या करती है? सदा ही रहती है, रेजिस्टेंस रहेगी रहेगी। अच्छा, एक और फर्क है इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस में, कल बताता हूं। देखो मैंने कल बताया था, कल मैंने इस तरह से समझाया था आपको कि मान लो यहां पे एक इंडक्टर है और यहां मैंने एक बल्ब लगा दिया और यहां इस तरह से एक स्विच है। जब मैं स्विच ऑन करता हूं, बल्ब एकदम से जगता नहीं है, धीरे 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 जगता है, और जब मैं स्विच ऑफ करता हूं, सर्किट कंप्लीट हो मान लो किसी तरीके, तो ऐसे एकदम से बंद नहीं होता, धीरे 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 बंद होता है। अब मैं दूसरी तरफ जा रहा हूं, जब हम इसमें से सर्किट में से सेल हटा के सर्किट कंप्लीट कर देंगे सपोज, तो करंट विल गो फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू टू जीरो वैल्यू। इंडक्टेंस उसको इस टाइम पे क्या कर रही है? कम नहीं होने दे रही। पर रेजिस्टेंस वो वही कर रही है जो पहले कर रही थी। रेजिस्टेंस हर बार क्या करती है? करंट को रोकती है, चाहे वो कम हो रहा है चाहे वो बढ़ रहा है। इंडक्टेंस का काम उल्टा है करंट के, और रेजिस्टेंस का काम क्या है? रेजिस्टेंस का काम चाहे करंट बढ़ रहा है चाहे करंट कम हो रहा है, हर बार रेजिस्टेंस क्या करती है? करंट को कम करने की कोशिश करती है। पहले तो ये बात आपको ध्यान देनी चाहिए। ये बात हर्षिता समझ आई आपको, जो सेकंड बात मैंने बताई? अच्छा, जशन पता लग गई ये बात। एक बात और है, इसमें ध्यान देना तुम लोग बात। अब तक मैं जितने भी इंडक्टर्स के साथ में इंडक्टर्स की हमने बात की है, अब तक जितने हमने इंडक्टर्स की बात की है, उनको बोला जाता है प्योर इंडक्टर्स। मतलब कल और आज 2 दिन ही हुए, क्या कहा जाता है उनको? प्योर इंडक्टर। प्योर इंडक्टर कौन सा होता है? जिसमें सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट हो, रेजिस्टिव इफेक्ट ना हो। यानी मेरे पास ये ऐसी वायर है जिसकी रेजिस्टेंस क्या है? मैं क्या मान के चल रहा हूं? इसकी रेजिस्टेंस क्या मान के चल रहा हूं? 0 मान के चल रहा हूं। What is a pure inductor? It doesn't exist. एक्चुअली प्योर इंडक्टर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये वायर से बना हुआ है और वायर की रेजिस्टेंस हमेशा होती है। आप अच्छी वायर ले लो, गोल्ड ले लो, गोल्ड से प्लैटिनम ले लो, और अच्छा ले लो कुछ है तो। सुपर कंडक्टर तो चलो नहीं लेंगे, अभी वायर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों, ये जो भी हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं उन सभी में ये जो सोलेनॉइड जिसका नाम क्या रखा गया है? इंडक्टर, ये बेसिकली प्योर इंडक्टर है और इसको बोला जाता है नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर। क्या नाम बोला जाता है इसका? नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर। ऐसा इंडक्टर जिसकी रेजिस्टेंस क्या हो बच्चों? इसकी रेजिस्टेंस क्या मान के चल रहे हैं हम? 0। इस इंडक्टर को कौन सा इंडक्टर माना जाता है? प्योर इंडक्टर कहा जाता है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। इसके लिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले इसके बारे में मैं और बताऊंगा डिटेल में, थोड़ा सा रुक जाओ। एसी में बहुत डिटेल में आएगी, ये सारी बातें करेंगे। हमारे पास इस तरह से दो इंडक्टर्स हैं, एक ऐसे है और एक ऐसे है। ठीक है, एक को S1 बोलते हैं, एक को S2 बोलते हैं। ब्लैक वाला S1 है और ब्लू वाला क्या है? S2 है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी?
अब हम क्या कर रहे हैं, एक किसी एक में से तो पास करना पड़ेगा करंट, दूसरे में देखना पड़ेगा। तो हम एक मान लो S1 में से पास करते हैं पहले, ठीक है, और S2 में हमारे पास क्या लगा हुआ है यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर, ऐसे समझ के चल रहे हैं। फिर उल्टा भी करके देखेंगे, S2 में पास करेंगे, S1 में, उल्टा करके देखेंगे, ठीक है। लिखो, थोड़ी सी बातें लिख लो। लेट L be the length of the solenoids, let L be the length of the solenoids, A1 and A2 be the areas of the solenoids, A1 and A2 be the area of cross section है बेसिकली, ये area of cross section of the solenoids, small n1 and small n2 be the number of turns per unit length, be the number of turns per unit length number of turns per unit length of the solenoids 1 and 2, of the solenoids S1 and S2, N2 मत लिखना, S1 S2 है सॉलिनॉइड्स हमारे पास। यस, अब बस ध्यान दो, इधर आ जाओ, अब सब लोग मेरी बात पे ध्यान दो। जो ब्लैक वाला सॉलिनॉइड है S1 है, जो ब्लू वाला S2 है। अभी करंट किस में से पास कर रहे हैं हमारे, सबसे पहले हम ब्लैक वाले में, ब्लैक में से जो करंट जाएगा बेटा वो I1 करंट है। अब उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसके अंदर, वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू S1 सोलेनॉइड। हाँ जी, और बताओ भाई मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा? सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड अभी लिखा था, शाबाश, म्यू नॉट एन आई। क्या होगा फॉर्मूला? म्यू नॉट एन आई, ठीक है, ओके। देयरफॉर फ्लक्स लिंक्ड विद S2 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ S1। किसमें से फ्लक्स निकाल रहे हैं हम? 2 में से। किसमें से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है? 1 में पैदा हो रहा है, क्योंकि 1 में हमने करंट पास किया। ठीक है, समझ आ गई सब बच्चों को बात? चलो अब मैं लिख रहा हूं फ्लक्स लिंक्ड विद 2 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 और करंट ऑफ 1, दोनों बोल सकते हो आप। दिस विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 इंटू एरिया ऑफ 2। ठीक है, फ्लक्स किस में से पास कर रहे हैं हम? दूसरे में से। मैग्नेटिक फील्ड किसका है? पहले का। एरिया किसका लेंगे? दूसरी कॉइल का लेंगे। फ्लक्स इज इक्वल टू, फ्लक्स क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया तो दूसरी का लेना पड़ेगा। अच्छा, 5 to 1, ये तो एक टर्न के कारण था। हाउ मेनी टर्न्स आर देयर इन द कॉइल 2? कौन बताएगा? हाउ मेनी टर्न्स आर देयर इन द कॉइल S2? देखो, मैंने अभी आपको बोला N2R नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोला था। तो भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं कितनी टर्न्स है N2 में? तो आपको सर स्मॉल n2 इंटू L। हाँ जी, तो अगर एक टर्न में से इतना फ्लक्स है तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया? टोटल फ्लक्स अगर कैलकुलेट करें हम, दिस इज फ्लक्स लिंक्ड विद 1 कॉइल ऑफ S2। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स आ गया हमारे पास B1A2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने दूसरे में, कितनी है दूसरे में? N2L। हाँ जी बताइए, सही है? अच्छा जी, 5 to 1। अच्छा, B1 की वैल्यू भी पुट कर दो। B1 की वैल्यू भी हमारे पास है, कितनी है B1 की वैल्यू? म्यू नॉट N1
I1 A2 N2L चेक कर लो, सही है। B की वैल्यू ये आ गई, A2 A सब आ गया। अच्छा हाँ जी, ओके डन। तो फ्लक्स लिंक्ड इन द कॉइल टू 1 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट N1 A2 सॉरी N2 A2L इंटू I1। 5 to 1 का फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले, बिल्कुल M21 इंटू I1। देख चेक कर सकते हो आप, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। क्या था वो? फ्लक्स लिंक्ड इन 2 ड्यू टू 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ऑफ 1, फिर M21 करते हैं यहाँ। देयरफॉर ये वाली चीज है जो मौर्या, ये जितनी बच गई बेटा हमारे पास इतना फैक्टर, ये क्या आ गया हमारे पास? दिस इज म्यूचुअल इंडक्शन आ गई हमारे पास। किसकी म्यूचुअल इंडक्शन आ गई? ये, हाँ M21। देयरफॉर म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 इंटू A2 इंटू L। ठीक है, सही है, ठीक है जी। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं M21 इज इक्वल टू म्यू नॉट, व्हाट इज N1? What is N1? Capital N1 over L. Can I write capital N1 over L? And what is N2? Capital N2 over L into A2। जो मैंने ये वाला L था वो इस L से क्या कर दिया, तो ये भी फॉर्मूला बन सकता है हमारे पास, और ये भी बन सकता है हमारे पास। ठीक है, ओके फाइन। यहां पे मैंने पहले आपको बताया नहीं, यहां पे एरिया ऑलमोस्ट हम सेम मान के चल रहे हैं। तो अगर हम दूसरे तरीके से भी करते तो हमें सेम फॉर्मूला मिलता, म्यू नॉट N1 N2, यहां आ जाता A1 और L। A1 एंड A2 ऑलमोस्ट इक्वल है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर चढ़ाए हुए हैं, तो इसलिए M12 इज इक्वल टू M21 हम लेके चलते हैं। ठीक है, दोबारा इसको करने की जरूरत नहीं है, दोबारा ना करो, इतना ही कर लो पहले, पेपर में आ जाए तो सिमिलरली करके दोबारा लिख दो इसको। ठीक है, सिमिलरली M21 बताता हूं बेटा, M12 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 ओवर L इंटू A1। उसका ये बनेगा, हम सिर्फ ये उठाएंगे, म्यू नॉट N1 N2 A ओवर A आएगा यहाँ पे A आ जाएगा ना, बस बाकी तो सेम ही है दोनों। प्लीज नोट इट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अब यहां पे एक मेरी बात सुन लो ध्यान से, न्यूमेरिकल में बड़ी पसूड़ी पड़ती है इसमें, तो थोड़ा सा सुन लो। जब भी आपको म्यूचुअल इंडक्शन का न्यूमेरिकल आ जाए और ऐसे कह दे फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दीज टू सॉलिनॉइड्स और एनी टू, मैं भी न्यूमेरिकल दूंगा आपको, तो हमेशा क्या करो, जो बड़े वाली चीज है ना उसमें से करंट पास करो, क्योंकि जब बड़े में से आप करंट पास करोगे ना तो उसका मैग्नेटिक फील्ड छोटे में से तो पास ही करेगा हर बार, तो वहां से कहानी बड़ी अच्छी बन जाती है। जैसे क्वेश्चन लिखो, फाइंड, क्वेश्चन स्टार्ट करो, फाइंड म्यूचुअल इंडक्शन coefficient, find mutual induction coefficient find mutual induction coefficient between two squares which are coplanar and co-centered, which are coplanar and co-centered as shown। बस इतना ही दिया हुआ है। अब देखो सवाल क्या आ गया कि हमारे पास ये एक स्क्वायर दिया हुआ है इस तरह से, जशन इसकी बटा लंबाई दी हुई है L, और इसी का अगर सेंटर देखा जाए बिल्कुल इस पॉइंट पे एक स्क्वायर और दिया हुआ है, इसकी लंबाई दी हुई है स्मॉल l, बस ऐसे दे दिया। तो क्या करोगे आप, किसमें से करंट पास करोगे?
किस में से करंट पास करोगे भाई, बताओ, बड़े वाले में से। तो बड़े वाले में से करंट पास करके करना क्या है, पहले ये सुनो कि बड़े वाले में से, ठीक है जी, करंट पास कर दिया, अब कर दिया करंट पास, तो बड़े वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड, ये तो को सेंटर ही है ना, मतलब इसमें से कितना पास कर रहा है, कहने का मतलब इसके सेंटर में से कितना पास कर रहा है, ये हम निकालते हैं सबसे पहले। बड़े वाले में से अगर करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आपने बहुत निकाले थे, मैंने शीट दी थी आपको, है ना, तो मिनट में निकाल देंगे आप, बिल्कुल शाबाश। तो बड़े वाले के कारण सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बड़े वाले के कारण सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड होगा 4 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन साइड। देखो कैसे, हाँ बिल्कुल ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। करंट की डायरेक्शन अगर देखिए, करंट अपनी उंगलियों पे ले ले तो थंब अंदर जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, नहीं तो एक एक देख लो, करंट ऊपर चला, इधर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर चला, ऊपर से बाहर, इधर से अंदर, करंट नीचे चला, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर चला, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चारों मैग्नेटिक फील्ड अंदर चले हैं। मैंने 4 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन साइड कर दिया। हाँ जी ठीक है, नहीं तो फिर जो मैंने मेथड आपको बताया था वैसे कर लो। अब जो ये सिंगल साइड है, ये कितनी दूर है इस पॉइंट ओ से, वेरी गुड, इट इज आर, कितनी है, आर है बिल्कुल, पर आर की वैल्यू बिल्कुल बहुत पता होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, L/2, क्योंकि ये पूरी L है, इसका आधा कितना होगा, L/2 होगा। ये एंगल कितना है और ये एंगल कितना है, बिल्कुल φ1 एंड φ2, सही है जी, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप, ठीक है, φ1 φ2 आ गए। अब हमें सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है एक साइड के कारण, हाँ भाई क्या नाम है आपका, हितेन, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, μ0/4π I/A sin φ1 प्लस sin φ2, याद है ये फॉर्मूला, एक सिंगल साइड, शॉर्ट साइड, जो मतलब इनफाइनाइट नहीं है, शॉर्ट है, φ1 φ2 एंगल बनते हैं, तो B की वैल्यू आ जाएगी 4, हाँ जी वैल्यू पुट कर देते हैं, μ0/4π I/A, A इज दिस डिस्टेंस जो अभी साइड R बोल रहा था, ये क्या है, A है, A की वैल्यू कितनी है भाई, L/2, तो यहां से L/2 पुट कर देंगे इंटू sin 45 प्लस sin 45, सही है जी, आ गया। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, हाँ जी, μ0/4π, 2 ऊपर चला गया, 2I/L, sin 45 कितना होता है, 1/√2 प्लस 1/√2, कितना हो गया ये, 2/√2, कट के कितना रह गया सिर्फ, ठीक है, 1/√2 प्लस 1/√2, ये होगा 2/√2, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो एक √2 से √2 कट के ना फाइनल √2 आ जाएगा। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया, कितना आ गया मैग्नेटिक फील्ड, 4 दूनी 8, 8/√2 μ0/4π I/L, ये जनरली मैं कहता नहीं इसको काटो, क्योंकि μ0/4π की वैल्यू हमारे पास है, पर कई बार क्या होता है कि कुछ फॉर्मूले बनाने पड़ते हैं, तो फिर कई बुक्स में काट भी देते हैं, तो मैं कभी नहीं काटता इसको। अब ये हमने क्या कर लिया मौर्य, हमने मैग्नेटिक फील्ड पता कर लिया बेटा इसमें से, अब फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। फ्लक्स इन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 इंटू एरिया ऑफ 2, बेटा मैग्नेटिक फील्ड कौन सी कॉइल में से पास किया आपने, 1 में से, और एरिया किस कॉइल का लोगे आप, दूसरी कॉइल का, तो दिस इज फ्लक्स चेंज और फ्लक्स इन 2 ड्यू टू करंट इन 1, ये लिख लेना, आप वीडियो देखोगे जैसे भी करोगे, जो मैं बोलता हूं φ21 है क्या, व्हाट इज φ21, बोलो, फ्लक्स इन 2 ड्यू टू करंट ऑफ 1, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 भी बोल सकते हो, करंट ऑफ 1 भी बोल सकते हो, मर्जी आप, ओके, तो B1 और A2, तो φ21 इज इक्वल टू, B1 की वैल्यू हमने निकाल रही 8/2 μ0/4π 1/L, हाँ जी, वट ना 1/L A2, वट इज A2, ये देखो ये L है, ये भी L है, तो स्मॉल l स्क्वायर आ जाएगा इनटू I, और इस I को उठा के हम बाहर ले आया, क्योंकि φ इज इक्वल टू MI होता है, तो ये मेरा M है बेटा।
आपको पता लगा म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस कल मैंने डेरिवेशन कराई थी, उसमें भी ऐसे किया था, एक तरफ आई बाहर निकाल दिया, बाकी सामान बीच में रख लिया, जो सामान बीच में रख लिया वही होता है एल और एम। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला मिल गया हमारे पास 8√2 म्यू नॉट ओवर 4 पाई एल स्क्वायर ओवर एल। इसको बेटा नोट कर लो।